बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 अक्टूबर 2005 के ज़िलज़िला को तकरीबन 18 साल मुकम्मल होने को हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ज़िलज़िला एक क़यामत की शक्ल में था और इसमें इंतहाई बेबसी की हालत में बहुत ज़्यादा हमें एक आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो तो एक वक्त था, 8 अक्टूबर का एक दिन था और उसके बाद जो हालात हमने गुजारे, लेकिन उसके बाद मुतासरीन के साथ जिम्मेदारान मुतल्लिका इदारों गवर्नमेंट की तरफ से जो रवैया रखा गया वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है। ज़्यादा तफसील की जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िला मानसरा बिलअमूम और तहसील बालाकोट बिलखुसूस इस ज़िला में बहुत ज़्यादा असर हुई। बालाकोट में 15,000 अफराद शहीद हुए और रेड जोन में 5,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और जिसमें ज़्यादा तादाद स्कूल के उन बच्चों की है जिनको जिस वक्त उनकी लाशें निकाली गई तो उनको एक लाइंस में रखा गया और उन पर डालने के लिए किसी के पास कोई चादर या कपड़ा भी नहीं। ये तो इंसानी जानों का ज़िया था जिसका इजाला किसी के बस में नहीं है और ये वो दर्द है जो हर एक के दिल में क़यामत तक रहेगा। लेकिन दूसरा पहलू वो था जो सुपर स्ट्रक्चर मुतासर हुआ। सारी सरकारी बिल्डिंग्स यानी प्राइवेट मकान तो खत्म हुए और सरकारी बिल्डिंग्स के कहीं नाम और निशान तक न रहा। रोड्स खत्म हो गए, अस्पताल खत्म हो गए, स्कूल्स खत्म हो गए, वाटर सप्लाई स्कीम्स खत्म हो गई और उसके साथ साथ बालाकोट के एक एरिए को निसफ ऐसा यूनियन काउंसिल बालाकोट, निसफ यूनियन काउंसिल गल्लाट इसको रेड जोन देख लेते हैं और साथ ये पाबंदी लगा दी गई कि यहाँ कोई तामीरात नहीं होंगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तामीराती काम रेड जोन में मुतासर हुआ। रेड जोन के लोगों को हिजरत करनी पड़ी। उसके बाद उनको ये एक दिया गया कि जी हम आपके लिए एक न्यू सिटी बना रहे हैं और ये कहा गया कि ये इस्तांबुल से अच्छा शहर यहाँ पे आबाद हो। उसके लिए ज़मीन एक्वायर हुई। 2007 में मुशर्रफ साहब आए, उसका संगे बुनियाद रखा गया और मुझे याद है कि 2007 को मैं बालाकोट से मानसरा आ रहा था। BBC के नुमाइंदे का मुझे फ़ोन आया कि जी आज ये न्यू बालाकोट सिटी का संगे बुनियाद रखा गया है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा कि मैं बालाकोट से इस वक्त वापस जा रहा हूँ, मैं रोड पे हूँ और जो मशीनरी बकरियाल में लाई गई थी वो मशीनरी मेरे आगे आ गई है, वापस जा रही है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसका क्या। उसके बाद 2007 और आज 2023 भी ख़त्म होने को है। उसमें कोई खातर फंड्स मुख्तस ज़मीन एक्वायर हुई, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ हीलों बानों से वो मनसूबा इत्तवा का शिकार। मजबूरन शिराज महमूद कुरैशी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस दिया गवर्नमेंट को भी। मैं शिराज महमूद साहब और हमारे साथी बालाकोट के उसमें मारूफ अवान साहब थे, ये हाजी रुस्तम खान साहब बालाकोट वाले, अल्ताफ़ साहब, मियाँ अल्ताफ़ साहब, मियाँ अशरफ साहब, असद कज़ाफ़ी साहब, ये सारे लोग हम हर तारीख पे बहुत ज़्यादा तारीखें इस पे गुजरी। बिला हर एक चीफ उस वक्त मौका पर आए सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक MOU साइन हुआ
उस MOU में वफाकी गवर्नमेंट के जिम्मेदारान, सूबाई जो सेक्रेटरी लेवल के आदमी थे, सूबाई गवर्नमेंट के जिम्मेदारान, पुलिस के हाई अप्स, डिप्टी कमिश्नर मानसेरा, ये सारे लोग एक साइड से उस पर फरीक थे। दूसरी साइड थे उस वक्त मैं था और मेरे साथ ये जो साथी हैं ये थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के उस वक्त प्रेसिडेंट थे बशारत खान साहब, ये थे। वहां पे MOU साइन, वो MOU सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस MOU को अपने ऑर्डर का पार्ट एंड पार्सल बनाते हुए तमाम महकमाजात को, तमाम इदारों को उसका पाबंद बनाया। और उसमें उस MOU में जो और तो बहुत सी शराइत थी, मैं आपको उसकी कॉपी भी दे दूंगा, लेकिन जो मेन दो बातें थी, एक ये थी कि सूबाई गवर्नमेंट ने जमीन वागुजार करके इराक को दे दी, और दूसरी उसमें जो वफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी वो ये थी कि वफाकी गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपया फौरी तौर पर रिलीज करना है, और इसके लिए ये कहा गया कि इस पे एक नया मास्टर प्लान दिया जाए और उसके लिए आइंदा बजट में बाकायदा फंड्स मुख्तस किए जाए। उसके बाद वो 30 महीने का टाइम दिया गया कि 30 माह में इस MOU पे अमल दरामद मुकम्मल होकर मुतासरीन को प्लॉट सलाट करने। उसके बाद 1.5 साल तक हमने इंतजार किया। ये जो मैं आपसे कर रहा हूं ये 2017-18 की बात है। कोई फिर दोबारा हमने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त की। तौहीन अदालत में चीफ सेक्रेटरी KP हाजिर हुए। उन्होंने ये कहा कि जी इस मंसूबा में, चूंकि अब ये मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में उसका मीटिंग हुई है और ये मंसूबा सूबाई गवर्नमेंट को के हवाले कर दिया गया है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो इसको कर सके, इसलिए एक ऐसा सूबाई गवर्नमेंट दे, कुछ सूबाई गवर्नमेंट दे, बाकी वफाकी गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ मदद करे ताकि हम इस मंसूबे को मुकम्मल कर सकें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया कि आप इसका मैकेनिज्म दें। उसने कहा जी हम इसमें हमें टाइम दें, हम इसमें इसका मैकेनिज्म देंगे। अभी तक फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारी पेशी की तारीख नहीं निकली, बहरहाल उम्मीद है जल्द निकल आएगी। लेकिन मुख्तसर ये है कि ये तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक साइड पे है, ये हमारी सूबाई गवर्नमेंट, हमारी मरकजी गवर्नमेंट अब इस वक्त एक निगरान सेटअप, तो क्यों नहीं इस कदम, बाकी सारी बातें हो रही हैं, ये वो बात जो एक चीज 2007 से लटक रही है। बालाकोट के नाम पर सारी दुनिया से फंड्स लिए गए, इमदाद ली गई, और जिनके लिए ली गई वो उनको उसमें से कुछ भी नहीं मिला। तो मेरा ये मुतालबा होगा सुप्रीम कोर्ट से, तो हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह पहले वहां भी हुआ इंशाल्लाह वो होगा। लेकिन इस वक्त की गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट है या मरकजी गवर्नमेंट है, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस पर फौरन इस मंसूबे पे अमल दरामद करना चाहिए, ताकि एक इंतहाई जो मायूसी की सूरत हाल पैदा की गई है ये खत्म हो सके। उसका भी देखें, हमारे 3 पुल हैं गरीबी बुला से लेकर बालाकोट तक, बल्कि 4 हैं, एक गरीबी बुला वाला, एक तलटा वाला, एक हसा वाला, एक स्वाल मसला। ये जो पुल हैं इनकी दफाई नुक्ता नजर से भी इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। 2005 से लेकर आज तक हम सुनते हैं कि टेंडर हो रहे हैं, इफ्तिताह हो रहे हैं, तख्तियां लग गई हैं, लेकिन न पुल बने और न ही जो मुतबादल रोड था गरीबी बुला से बालाकोट, जो जिसको मोटरवे का नाम उस वक्त दिया गया था, ज़लज़ले के बाद उसको चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा धूल होती थी तो उसको मोटरवे का नाम दे दिया लोगों ने, तंजन उसको मोटरवे का नाम दिया। तो वो मोटरवे इस पिछले दौर में अस्सा तक वो थोड़ी तामीर हुई, उससे आगे
गड़ी भी बुला तक उस पर गधा भी सफर, इससे ऊपर जाए। जहां जहां दरिया पे पुल है, कोई पुल चाहिए कि हर जगह पुख्ता पुल होना चाहिए। आगे रोड बना दिए, पुल रोड कच्चे बना दिए, पुल नहीं। जितने देहाती इलाके हैं, स्कूलों का इंतजाम नहीं है। बालाकोट का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इस वक्त भी शेल्टर में, किराए की इमारत में चल रहा है। एक RIC बना है असम में, एक NGO ने बना कर दिया था, फंड उन्होंने दिया 4 करोड़, उस वक्त में तो नाज़म था, 4 करोड़ रुपए फंड दिया। लोगों से हमने जमीन उन्हें लेकर दी, उस पे RIC की इमारत बनी, 20 बिस्तरों का अस्पताल है। आज 7-8 साल हो गए हैं, कोई वहां पे ना डॉक्टर्स है। कोने में कोरोना जब हुआ तो 2-4 मरीजों को उधर ले गए, बाकी उधर ना कोई डॉक्टर्स है ना कोई अमला है, ताला लगा हुआ है। अब मैं आपको फोटो उसके अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको ताला लगा। ये सूरत हाल है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पे है? ये सारी चीजें हमारा इस गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमारे लिए ये सारी चीजें कौन करेगा? या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आपने पहले दिन से, ये हम सब 2008 अक्टूबर 2005 से आज तक इकट्ठे हैं और इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उन ईवानों में मैंने एक दफा एक वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड नहीं है। मैंने कहा जी सेनेट के वोट खरीदने के लिए, आपको नुमाइंदों के ज़मीर खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं और मुतासरीन के लिए नहीं है। आपने भी देखा, यानी एक साइड पे करप्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और दूसरी साइड पे जो जिन लोगों को उनके हकूक हैं वो नहीं मिल रहे। तो इसमें मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इस मामले को आप अपनी सतह पर, क्योंकि आपकी हैसियत हमारे इस निज़ाम में हमारी आवाज़ को आगे तक ले जाने में आपकी हैसियत एक रीढ़ की हड्डी की, और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप इस हमारी आवाज़ को उन ईवानों तक पहुंचाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी ये उम्मीद है कि वो जल्द इस केस की समाअत मुकम्मल करते हुए तमाम इदारों को इसको पाबंद करके अपने ऑर्डर पे अमल दरामद कराएंगे। मैं आप सबका